आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर, पांचवें दौर की बातचीत होनी आज किसान और सरकार के बीच में, लेकिन इस बीच उससे पहले किसानों ने कह दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही। किसान अड़े हुए हैं अपनी इस बात को लेकर। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बातचीत बिल्कुल फेल रही है। सरकार से वार्ता से पहले किसानों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर वो तारीख होगी जब भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आज 5वें दौर की बैठक भी होनी है। हालांकि सरकार ने किसानों को बहुत कोशिश की है समझाने की कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अब 2 तस्वीरें, एक वो तस्वीर जो कि चौथे दौर की बैठक हुई थी 3 तारीख को इससे पहले, और आज अब 5वें दौर की बैठक। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटे किसान, सर्द रातें यहीं पर कट रही हैं, सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आगे की रणनीति बनाते हुए कि अगला कदम क्या होगा। कल किसानों ने एक बैठक की थी, तमाम संगठनों के नेता बैठे थे, उन्होंने बैठक की थी, जिसके बाद यह डिसाइड हुआ कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर अगला कदम क्या होगा, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि 8 तारीख को बंद का ऐलान किया जाएगा। 4 तस्वीरें, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देख लीजिए। तमाम यूपी से आए किसान वहां पर डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के किसान वहां पर डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर, वहां पर भी पंजाब और हरियाणा मालवा इलाके के सारे किसान वहां पर डटे हुए हैं। और चौथी तस्वीर वो जो कि इससे पहले की मीटिंग, यानी कि चौथे दौर की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से ये बताने और समझाने की कोशिश की गई थी कि कानून आपके फायदे के लिए हैं, लेकिन किसान भी अपना पूरा ड्राफ्ट लेकर सरकार के सामने पहुंचे थे और कहा था कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। हालांकि दोनों ही तरफ से एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि दोनों पक्षों ने ये कहा, सरकार और किसान दोनों ने कहा कि रास्ता बातचीत के जरिए ही निकलेगा, यानी बात होगी तो बात बनेगी। और दोनों पक्ष बातचीत को लेकर सकारात्मक भी दिख रहे थे। बावजूद इसके 4 दौर की बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज 5वें दौर की बातचीत होनी है। 2 बजे का वक्त तय किया गया है। हमें पूरी उम्मीद भी आज हमारी सुनाई हुई थी। कोई रंग अपने जो मोदी साहब है, कोई रंगजेब थोड़ा है, किसानों की सुने दा, वो भी हमारा हिंदू भाई है, तो हमारे को पूरी पक्की उम्मीद है आज, और इसलिए हम बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है। नाम सर, आपका नाम? मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। सर, आज जो आप सरकार से मिलने जा रहे हैं, इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? हमें आज पूरी उम्मीद है कि हमारा मसला पूरा हल हो जाएगा। ठीक है सर, हमारा नाम महेंद्र सिंह है, हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से हैं। आप लोग जो ठंड में सेवा कर रहे हैं जी, और काफी दिनों से यहाँ हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आज फिर आप सरकार ने बुलाया? आज सरकार ने बुलाया है 5 तारीख के लिए। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा, सरकार हमारी सुनेगी काश्तकार लोगों की। नाम तो मेरा धर्म सिंह है और मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ पर। ये सरकार ने जो किया है ना, हमारे साथ इतना गलत किया है। 900 रुपए को धान बिका है, उसमें काश्तकार का पैसा एक भी वापस नहीं हुआ। अब गेहूं के लिए हम पूरा आगे यही हाल होगा। ये सरकार ने तो काश्तकार को मार दिया, इसीलिए सब जुट के सब देख है काश्तकार, सब इसी को अपना हक लेने के लिए हम लोग आए हैं। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। ये सारे सब जो लूट के देश को खा करके बेच के सब, पहले नीरव मोदी भाग गया था, कहते हम देश में मंगाएंगे, 200 करोड़ रुपया लेके भाग गया था। ये ऐसा नहीं होगा, ये विदेशियों का है। ये विदेशी पहले यही किसानों ने निकाले थे, अब फिर विदेशी ये बुला रहा है। हम लोग इसके लिए कष्ट कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चे भूखे ना मरे, ना किसी के गुलाम हो, ना भूखे मरे। हम इसलिए कष्ट कर रहे हैं। हमारा तो उम्र हो चुका है, हम तो आज चले जाएं, कल चल जाएं, कम से कम 80-85 साल के हैं हम तो। और हमारा तो कोई ज़्यादा प्रयास नहीं, हमारा तो यही प्रयास है कि अपने जो इसने वादे किए हैं वो वापस ले ले। हम अपने तो नाराजगी है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन उम्मीद भी है कि बात होगी तो बात बनेगी। उम्मीद दोनों पक्षों को है, सरकार को भी है और किसानों को भी। और इसी उम्मीद के साथ आज विज्ञान भवन की टेबल पर 2 बजे एक बार फिर से दोनों पक्ष बैठेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसानों की करेंगे। तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए और इस बीच उम्मीदें भी लगातार जारी। उम्मीद क्योंकि आज 2 बजे बहुत अहम बैठक होने वाली है। 5वें दौर की ये बातचीत होगी और बातचीत से पहले किसानों ने भी कह दिया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया जाएगा। इस बीच किसान सरकार के बीच जो 4 दौर की बातचीत हुई थी वो फेल रही। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से एक बात जरूर आई कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। तो मांगे पूरी नहीं हुई। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए अन्नदाता। हालांकि सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेगा और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एमएसपी पर किसान ठोस भरोसा चाहते हैं। तो 2 तस्वीरें। आंदोलन पर लगातार किसान डटे हुए हैं। 10वां दिन है। बॉर्डर्स पर सर्द रातें कट रही हैं। इस बीच 5वें दौर की बैठक आज होने वाली है विज्ञान भवन में। किसान भी कह रहे हैं कि रास्ता निकलेगा बातचीत के जरिए, क्योंकि उम्मीद है उनको सरकार से। आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में कोई प्रावधान निकलने की संभावना तो है, लेकिन जैसे सरकार ने 7 महीने पहले कमियों के साथ जो बिल थी उनको पारित किया, उनकी नीति पे आज भी हमें शक है कि वो शायद फार्मूला निकालें। कोई फार्मूले से बात नहीं बनेगी। ये तीनों बिल बहुत ही घातक हैं। तीनों बिलों को रद्द किया जाए। 2 बिल जो तैयारी पे है, एक प्रदूषण का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, उनको भी रद्द किया जाए। 5 बिल रद्द करके एक चौथा बिल लाए सरकार जो एमएसपी की पे गारंटी हो। और एक और बात कहना चाहते हैं, सरकार कह रही है दिल्ली में प्रदूषण पंजाब से आता है, 230 किलोमीटर से आता है। हम कहते हैं आज के दिन कौन सी पराली जा रही है, कौन सा धुआं पंजाब से आ रहा है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल आज भी बढ़ा हुआ है, जिसके लिए दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली के वाहन वो जिम्मेवार हैं। पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग जिम्मेवार नहीं। तो ड्राफ्ट के जरिए सरकार को बता दिया गया था। चौथे दौर की बातचीत में आज 5वें दौर की बातचीत है। इस पर नजर है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान संगठनों ने साफ ऐलान कर दिया है कि तीनों कानून वापस लिए जाने तक उनका ये अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा। और अगर बात नहीं बनती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। आज किसानों और सरकार दोनों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों का कड़ा रुख भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों से 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में बात महज इस पर बनी कि वो फिर से बात करेंगे। शनिवार को फिर से बातचीत होगी और इस बातचीत से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर महापंचायत में आगे के कदम पर चर्चा हुई। इस बीच किसान नेताओं ने बैठक के बाद आने वाले दिनों में बेहद सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। 5 दिसंबर को कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके जाएंगे। 7 तारीख को मेडल वापस किए जाएंगे। 8 दिसंबर को टोल नाका को किसान फ्री करेंगे। 8 तारीख को ही भारत बंद की घोषणा है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। उधर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में आए किसान जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन किसानों के बीच अपने सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कुछ और नेताओं को भेजा और फिर कोलकाता से फोन कर किसान नेताओं से बातचीत की और खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। हाँ जी बोलिए जी। बोलो दीदी। जवेंद्र जी है, डेरेक ओब्रायन है, हमारा जितना भी हमारा किसान भाई बहन लोगों ने आप लोगों ने लीड कर रहा है। मैं आप लोगों को सत श्री अकाल कहना चाहूंगी। आप लोगों को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि किसान का बात पे आपने आंदोलन जारी किया है। मैंने भी मेरे को जिंदगी में 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, जब किसान का जमीन
फोर्सफुली ले रहा था। तो इसी के लिए आपका जो मूवमेंट है, आप सोचिए हमारा मूवमेंट है, हम लोगों का मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान का मूवमेंट है। और हमारा बंगाल का जो भी मदद आपको चाहिए, हम भी काउंसिल इलाके किसान का प्रोग्राम, किसान का समर्थन में हम भी शुरुआत करेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो हमारा लोग भी हम मिल सकता है आपके लिए। धन्यवाद जी मैडम जी, मैं आपकी ओर से समूचे किसान वीरों को सत श्री अकाल जो आपकी प्रमाण भी करता हूं और उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल बोलता हूं। इसी तरह ममता बनर्जी ने अलग अलग जगहों से आए किसान नेताओं से फोन पर बात की। करीब 4 घंटे तक टीएमसी नेता सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच रहे। सबसे बात किया, ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना। 4 घंटा में थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया था। ममता बनर्जी ने किसानों को समर्थन देकर उनके आरोपों को सही साबित कर दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी केस को बेच। इस सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। किसानों का दावा है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अगले 6 महीने तक आंदोलन की तैयारी करके आएंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पानी और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इन इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। चूंकि किसान आंदोलन पर पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सियासत तेज है, लिहाजा सत्येंद्र जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी और कैप्टन मिले हुए हैं। जो कैप्टन है मुझे लगता है बीजेपी की तरह से बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं और जो बीजेपी चाहती है उनकी तरफ से कर रहे हैं। इस सियासत के बीच किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मौसमी सिंह, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और इन सब के बीच 2 बजे की वो अहम बैठक जिस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे दक्षिण भारत में भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। और इस चुनाव में बीजेपी ने एक बात साबित कर दी है कि उसके लोकसभा और लोकल चुनावों में फर्क नहीं होता। हर जगह वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई, जबकि ओवैसी नंबर 3 पर पहुंच गए। टीआरएस को 55 सीटें मिली, बीजेपी को 48, एआईएमआईएम को 44 और कांग्रेस को 2 सीटें। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई। टीआरएस को 99 से 55 सीटों पर सिमटा दिया। हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बीजेपी की यह बहुत बड़ी जीत है। ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा। और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मोहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा। जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है। हैदराबाद के लोकल इलेक्शन को समझने के लिए आपको 2016 और 2020 के रिजल्ट के अंतर को समझना होगा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 2020 में 48 सीटें जीती। बीजेपी 4 से 48 सीट तक पहुंची, 12 गुना ज्यादा सीटें जीती।
बीजेपी मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टीआरएस और ओवैसी का सपना तोड़ दिया, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी बीजेपी ने चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। बेचैनी की वजह योगी का ट्वीट। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर दिया। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया। 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई। यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है, और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है, इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया, तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1 to 1 लड़ाई हो। हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई। वहीं 99 सीटों पर टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में 2 बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी। लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी, जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था, तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी, उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज। किसान आंदोलन का लगातार 10वां दिन। इस बीच आज उम्मीद की किरण एक और, क्योंकि 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से 5वें दौर की बैठक होने वाली है। और उससे पहले तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने कल एक बैठक की, जिसके बाद आगे की रणनीति पर विचार हुआ कि अगर बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तो 8 दिसंबर को भारत बंद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।